सलाम जेके, और सलाम जेके में फटाफट से खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जरा लद्दाख की करती है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है और इस वक्त बड़ी खबर जो लद्दाख से सामने आ रही है वो करगिल से आ रही है। और करगिल के अंदर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मरकजी सरकार से मांग की है लद्दाख को दिया जाए रियासत का दर्जा। बड़ी बात सामने आ रही है कि 6 शेड्यूल से बढ़कर रियासत का दर्जा बहुत ज्यादा जरूरी है। लद्दाख से इस वक्त बड़ी खबर कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर मौसमी सरमा की आमद है, मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन सियासत जो है वो काफी तेज हो रही है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपना नया नारा दे दिया है कि मुकम्मल रियासत लद्दाख के लिए एक अलहदा रियासत हो और 6 शेड्यूल से भी ऊपर रियासत की जरूरत है। यानी जो लोग 6 शेड्यूल की वकालत और 6 शेड्यूल की मांग पिछले कई हफ्तों से करते आ रहे हैं और मरकजी हुकूमत के साथ मिलने भी गए थे और माना जा रहा था कि अब दोनों जिलों के बीच क़यादत के बीच मुज़ाकरात भी होंगे, लेकिन करगिल अलायंस की तरफ से, डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से बड़ी बात सामने रखी गई है कि जम्मू कश्मीर के साथ नहीं बल्कि लद्दाख को एक अलहदा तौर पर रियासत तस्लीम की जाए। अगरचे लद्दाख की आबादी उन छोटी रियासतों से ज्यादा है जिन्हें रियासतें तस्लीम की गई है, तो लद्दाख को इम्तियाजी सलूक से क्यों नवाजा जाएगा, ये कांग्रेस की तरफ से जो सीनियर लीडर है वहां से कहा गया। सीधे लद्दाख चलते हैं, हमारे साथ मोहम्मद इसाक ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि 6 शेड्यूल से लेकर अब रियासत का दर्जे की मांग 2 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 2 बातें सामने आ रही है, तो सियासी मंजरनामा क्या कुछ है जानने की कोशिश करेंगे। इसाक बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि डेमोक्रेटिक अलायंस, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये बयान क्या कुछ है, क्या इसके पीछे महरिकात है और कौन बयान देने वाले, क्या ये इनफरादी कैपेसिटी में दिया गया है या ये अलायंस का बयान है, क्योंकि ये वही अलायंस है जो गुपकार अलायंस के साथ पिछले दिनों मिला और उन्हें मुकम्मल तौर पर तायीद और हिमायत का ऐलान भी किया। जी, अगर हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन, इससे पहले कमर याकूब ने बयान दिया था और अब असगर करबलाई जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि लद्दाख को स्टेट फूड दिया जाए और उन्होंने साफ साफ कहा है कि न शेड्यूल चाहिए, न यूटी विद लेजिस्लेचर चाहिए, अभी चाहिए तो स्टेट फूड चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हुए कहा है कि अगर सिक्किम को 2 लाख की आबादी पे 1975 में स्टेट फूड दे सकता है तो लद्दाख में 3 लाख से ज्यादा आबादी है और स्क्वायर किलोमीटर 50,000 से ज्यादा है, तो लद्दाख को स्टेट फूड क्यों नहीं दिया जा सकता। ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस तरफ से अब जो है ये बात सामने आया है। इसके बाद ये देखने वाली अहम बात होगी क्योंकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी को मुलाकात करना है, बातचीत करना है, तो उस वक्त अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। एपेक्स बॉडी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका ऑलरेडी 6 शेड्यूल है और इस वक्त करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कहना है कि स्टेट लद्दाख को चाहिए। तो उस वक्त देखने वाली बात हो कि क्या कुछ मीटिंग में देखी जाएगी और आने वाले वक्त में जब यूनियन होम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे उस वक्त ये देखने वाली बात हो कि क्या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी दोनों साथ जाकर मुलाकात करेंगे या अलग अलग अपने मुतालिबात को लेकर मुलाकात करेंगे, ये देखने वाले बात। इसाक, इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल, जो आपने जब सेंटर से मुलाकात करने जाएंगे या मुलाकातों का सिलसिला बाद में शुरू होगा, जिस तरीके से एपेक्स कमेटी ने, एपेक्स बॉडी ने अपनी बात मजबूती के साथ 6 शेड्यूल के या दीगर मामलात जो थे वो दिल्ली में अच्छे तरीके से रखे थे और कन्विंस करने में काफी हद तक कामयाब रही थी ये बॉडी, क्या इतनी हैसियत है इस कमेटी की या जिस तरीके से अब रियासत के दर्जे को बहाल करने की या रियासत का दर्जा देने की मांग उठी है, सरकार के सामने इतनी मजबूती के साथ ये कमेटी भी अपनी बात रख पाएगी? जी, अगर हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कारगिल के अंदर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो पॉलिटिकल पार्टी से, हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी की शमूलियत नहीं है। तो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सेटअप के बाद इन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव रखा है। एक ऑब्जेक्टिव तो रिस्टोरेशन ऑफ अगस्त 5 की पोजीशन 19 की पोजीशन को रिस्टोरेशन के बाद की है जो कि इस वक्त सबजुडिस है। तो उनका मानना है जो सबजुडिस है तो फिलहाल इसके बाद से उनका जो दूसरा मांग है वो स्टेटहुड उन्होंने रखा है। तो इनका मानना है कि आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पे इस इशू को उठाया जाएगा, गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। तो उन्होंने सिक्किम का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि सिक्किम को दे सकता है तो लद्दाख स्टेटहुड
क्यों नहीं रह सकता है? ये कारगिल इसका डेमोक्रेटिक बड़ा अलायंस इंपॉर्टेंट है। ये भी है, उनका तर्क सही हो सकता है कि सिक्किम में होगा, उन्हें क्यों नहीं, ये एक पॉलिटिकल टसला बना और पॉलिटिकल स्लोगनिंग बहुत ज्यादा हो रही है लद्दाख के अंदर भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो दो नेशनल पार्टियां इस वक्त आमने सामने हैं। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी है जो यूटी के अंदर है, दोनों जगहों पर काम कर रही है। उसी तरीके से कांग्रेस भी दोनों जगहों पर काम कर रही है, लेह के अंदर भी और करगिल के अंदर भी। लेकिन कांग्रेस के अंदर का अलमिया ये है कि यूटी के अंदर दो बातें हो रही है, लेह से एक बात आ रही है और करगिल से यही लीडर केडीए का है और वहां पर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है वो अलायंस के साथ है। तो क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस रीजनल कार्ड या डिस्ट्रिक्ट कार्ड खेल रही है, जहां पर जो कुछ उन्हें फिट बैठ रहा है उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें, लद्दाख के अंदर कांग्रेस की वो नीति ऑब्वियसली रही है लोकल, जिस तरह से इश्यूज को लेकर। जब यूनियन टेरिटरी की डिमांड लद्दाख के अंदर डिमांड करता था और खासकर लेह दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेह के कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज जो है समर्थन करते थे और कारगिल के अंदर अपोज करते थे, क्योंकि कारगिल के अंदर ज्यादातर लोग यूनियन टेरिटरी की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और दूसरी जानब अगर हम देखें, इस वक्त जिस तरह से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी ग्रांट किया है और लेह से कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से 6 शेड्यूल के ऊपर फुल फ्लेजेड समर्थन है लेह कांग्रेस की तरफ। वहीं कारगिल की बात करें, कारगिल की जानिब से स्टेट की मांग कर रहे हैं कि लोग ज्यादातर लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से लोकल जो लीडर्स है वो अपने मुतालिबात रखते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि हमें यूटी विद लेजिस्लेचर नहीं बल्कि एक मुकम्मल रियासत चाहिए और यह मुकम्मल रियासत का दर्जा मांगा है जो अलायंस बना है लेह करगिल के अंदर, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है और कुछ रीजनल फोर्सेस और कुछ सोशो इस्लामिक पार्टीज हैं वहां पर, उनकी तरफ से ये अलायंस बनाया गया है। और ये अलायंस ने पहली बार अब खुलकर इस बात को कहा है कि न तो वो 6 शेड्यूल की हिमायत करेंगे और ना ही यूटीवी लेजिस्लेशन की हिमायत करते हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। और उनका यह भी मानना है कि जब तक दफा 370 का मामला अदालत के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट जब तक उसकी सुनवाई मुकम्मल नहीं करता है तब तक एक रियासत हो, और जब कोई फैसला ऐसा आता है तब उस वक्त सोचा जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि दो हिस्सों के अंदर यूटी लद्दाख भी इस वक्त सामने नजर आ रही है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ सियासत उस यूनियन टेरिटरी के अंदर, छोटी सी यूनियन टेरिटरी के अंदर भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। एक चीज और भी यहां पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एपेक्स बॉडी दिल्ली के अंदर बातचीत करती रही और तब हालांकि रियासत का दर्जा लद्दाख के अंदर बहुत कम इसको लेकर बात की गई, लेकिन जब से उमर अब्दुल्ला या दीगर जो गुपकार लीडरान थे जिनका करगिल का दौरा हुआ था, ये मुलाकात हुई, तो क्या कहीं इस मीटिंग के दौरान, इस मुलाकात के दौरान रियासत के दर्जे को लेकर बात हुई जिसके बाद ये हवा बदलती नजर आ रही है? देखिए, जहां तक उमर की आप बात करेंगे तो उमर जाती तौर पर ये कह रहे थे कि देखिए यूटी का दर्जा वो मांग रहे थे, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां चले गए। और वहां पर जो अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यही कहा गया था कि गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर वो उसकी तायीद करते हैं, यानी वो 5 अगस्त के फैसले की, 4 अगस्त 5 अगस्त के फैसले की तायीद करते हैं जो उस वक्त गुपकार के अंदर लिया गया था, रेस्टोरेशन ऑफ 370, 35A और यूनाइटेड स्टेट, यानी जो दो हिस्सों में बटी थी उसको एक होना चाहिए। लेकिन अचानक से ये जो तब्दीलियां आई है ये दरअसल वहां की मकामी सियासत का असर है। जिस तरीके से लेह के अंदर सभी मजहबी जमातें और सियासी जमातें एक पेज पर आई और उन्होंने अपनी लीडरशिप को कहा कि आप आगे बढ़िए, और वो दिल्ली चली गई। और उसके बाद जब दिल्ली से दावतनामा आया कि अब आप ये दोबारा बात करते हैं आपके साथ एज पर द एग्रीमेंट, तो उन्हें पहले करगिल जाना था और करगिल की लीडरशिप से मिलना था। तो करगिल की लीडर से मिलने से पहले जो आवाज वहां पर आई है उसके लिए 6 शेड्यूल वाली लीडरशिप पर भी सवाल जो है वो बना है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वहां की सियासत जो है वो अलग अलग है। लेह के लोग टेम्परेरी कुछ अलग चाहते हैं और करगिल जो है वो अलग सोच रखते हैं, और यही वजह है कि वहां की रीजनल पार्टियां भी अलग अलग ही बात करती है। और उसका असर हमने देखा कि कांग्रेस का हाल जो अभी इसाक भी बता रहे थे कि चुनाव के अंदर लेह के अंदर एक बात होती थी और करगिल आते आते एक दूसरी बात होती थी। लेकिन फिलहाल सियासत है, बड़ी चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। जब सियासत की बात हो रही है तो आपको एक और खबर भी बताते चले, और खबर जो है वो गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, यानी गुपकार अलायंस जिसे पीपल्स मूवमेंट भी कहा जा रहा है। और खबर यह है कि अब सब कुछ वहां पर जनाब ठीक ठाक नहीं है, और गुपकार अलायंस के अंदर जिस तरीके से ट्विटर पर अपनी शिकायत और बातें की जा रही है उससे यह साफ हो रहा है कि गुपकार अलायंस के अंदर
सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और खबर यह भी है कि मुजफ्फर बेग के बाहर जाने के बाद और भी चीजें जो है वो खुलकर अब सामने बाहर आ रही है। बिल्कुल, सीट शेयरिंग के मामले पर गुपकार अलायंस में इत्तेफाक नहीं है, दरार पड़ती नजर आ रही है और लीडरों की तरफ से ट्वीट करके हालात की अक्कासी की जा रही है। कुछ ट्वीट्स भी आपको दिखाएंगे। और डीडीसी इंतखाबात में अहलिया को सीट न मिलने पर मुजफ्फर हुसैन बेग, जो पीडीपी को खैराबाद कह चुके हैं, और 24 घंटों के दौरान ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है सीट शेयरिंग के मामले पर। अब गुपकार अलायंस में जहां पर अब तकसीम सीट शेयरिंग का या सीटों के तकसीम करने का सिलसिला जारी था, इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी के सीनियर रहनुमा पार्टी से अलग हो गए और सीट शेयरिंग के मामले पर अलायंस में अब फिलहाल अभी तक इत्तेफाक होता नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ जो लीडरान हैं अलायंस के, उनकी मीटिंग्स का भी दौर लगातार जारी है। आज करीब 5वां दिन है जहां पर मुशावरत दूसरी तरफ श्रीनगर के अंदर चल रही है। बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहे हैं कि गुपकार एयरलाइंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पिछले कई दिनों से मीटिंग चल रही है और अब यह बात साफ की जा रही है कि चुनाव लड़ना एयरलाइंस का बड़ा मामला नहीं है, बल्कि एयरलाइन जो है एक बड़े मंशूर के लिए बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये अब चुनावी की नजर हो रहा है, उससे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिफरेंस जो है वो खुलकर बढ़ रही है। और मुजफ्फर बेग जो पैट्रॉन थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा जब दिया है तो उन्होंने साफ किया है कि उनसे मशावरत नहीं की जा रही है। और जब मशावरत नहीं की जा रही है तो सीधी सीधी जो खबर बाहर आ रही है कि एक हल्के इंतखाब से वो अपनी अहलिया को चुनाव लड़वाना चाहते थे, पीडीपी की टिकट पर नहीं मिली, उसके बाद बरहमी का इजहार किया। ये पहला मौका नहीं होगा जब मुजफ्फर बेग ने इस तरीके से बरहमी का इजहार किया गया हो, बल्कि इससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के टेन्योर में भी नाराज दिखे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती के टेन्योर में भी नाराज दिखे, और अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि ट्वीट के अंदर क्या कुछ दो लीडर कहेंगे। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आपके साथ साथ आएगा और साथ साथ सज्जाद गनी लोन साहब क्या कुछ कह चुके हैं वो भी आएंगे, ताकि आप मुकम्मल तौर पर समझ सकें कि लीडरों क्या कुछ कहने और करने की कोशिश में है। सीधे पहले श्रीनगर चलता हूं, जहां से सईद तजम्मुल हमारे साथ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी भी ज्वाइन किए। लेकिन तजम्मुल, सबसे पहले आपके पास खबर यह है कि आज जो है एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और शायद मुजफ्फर बेग आज अपनी हिकमत अमली का अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। किस हद तक इस खबर की तस्दीक हो पा रही है, और क्या वाकईतन सीट शेयरिंग ही एक बड़ा मामला था या कुछ और भी था दरपर्दा जिसको लेकर बेग साहब काफी नाराज थे? गवर साहब, आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आज दोपहर 3 बजे मुजफ्फर हुसैन बेग की रिहाइशगाह पर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फर हुसैन बेग के नजदीकी आम लीडरान जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे, जिसमें हो सकता है कि पीडीपी से नाराज लीडरान जो हैं, जो कि मुजफ्फर बेग आसपास ही काफी वक्त गुजारा और मैं यासिर वगैरह शामिल है, शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रह सकते हैं। मुजफ्फर बेग के इस्तीफे के पहले आपको याद होगा कि मुजफ्फर बेग ने गुफ्तार डेक्लेरेशन का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो तैयार किया था। उसके बाद मुजफ्फर बेग को एतमाद में तजम्मुल, यहाँ पर आपको एक मिनट में रोक रहा हूँ। एक तो लाइन तजम्मुल की क्लियर कीजिए, तब तक मैं चलता हूँ। हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब भी ज्वाइन किए। गुप्ता साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। गुपकार एयरलाइंस पर आप लिखते भी हैं और खुलकर आप बात भी करते हैं। ये जो बातें सामने आ रही है और जो ट्विटर पर दिल की बात अब सामने आ रही है, इसे हम कैसे देखें और क्या ये एयरलाइंस कहीं टिक पा रहा है? वैसे एक रिप्रेजेंटेटिव एक पॉलिटिकल पार्टी के, कैसे आप इस सब चीजों को देख रहे हैं? गौर साहब, शुक्रिया। देखिए, मुजफ्फर बेग साहब एक बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं। वो हकीकत पसंदाना है और हकीकत को पहचानते हैं। उनको पता है कि महबूबा मुफ्ती क्या कर रही है, वो क्या चालें चल रही है। देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद हुए किसी भी फैसले को वो मंजूर नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ उसी 5 अगस्त के बाद हुए फैसले के तहत जो डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं हमारा मंसूब कुछ और था, हमारा मंसूब है 370 की बहाली। कांग्रेस कहती है कि हम 370 की बहाली के हक में नहीं है, लेकिन वो भी इनकी गोद में आके बैठ गई है। तो साफ जाहिर है कि ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं ताकत को वापस हासिल करने के लिए, जिसको ये लोग मिस कर रहे हैं, जिसका बगैर ये जी नहीं सकते। वो कहते हैं बिना पानी के जैसे मछली होती है वैसे इनका हाल है, तड़प रहे हैं ये लोग।
तड़प रहे हैं ताकत के लिए। बाकी सब ये लोगों को बेवकूफ बना के या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बेग साहब ऐसा नहीं करना चाहते। बेग साहब साफ हुई में बिलीव करते हैं। आप देखिए, ये इनका एक और चीज कहना कि हमारा मंसूख कुछ और था। क्या मंसूख है? ताकत लेने के अलावा आपका मंसूख कुछ और नहीं है। और आप जानते थे कि आप अलग अलग लड़ेंगे तो आप ऐसी ताकत वापस नहीं हासिल कर सकते, इसलिए आप इकट्ठे हो गए हैं। अब देखना क्या, जब बंदरबाट होगी तब देखना फिर क्या इनका होगा। तो ये सिर्फ जो है मौका प्रस्त लोग हैं और लोगों का वेलफेयर या लोगों की फिक्र इनको बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मुजफ्फर साहब इनसे अलग हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि जो इत्तेहाद की बातें हो रही थी कि इत्तेहाद का मकसद इंतखाबी फ़ायदा नहीं, अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया था। और फिर सज्जाद ने भी एक रिट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से इत्तेहाद को आगे बढ़ाना है और हमारे पास जो एक हिकमत अमली होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी। लेकिन मैं तजम्मुल आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन यह भी बताइएगा कि बेग साहब और एहलिया अकेले होंगी या कुछ और चेहरे भी दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली आते आते यह खबर सुबह से डेवलप हो रही है कि बेग साहब जब आएंगे तो इस बार अकेले नहीं होंगे, कुछ और चेहरे भी साथ होंगे लेफ्ट राइट में बैठे। देखिए, बहुत कुछ है, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग जब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वजूद आने से लेकर आज 2020 तक मुजफ्फर बेग का रोल क्या ही अहम रहा है। हो सकता है कि दाएं बाएं उनके आसपास में बड़ी तादाद में, खासकर कहते हैं कि नॉर्थ कश्मीर से अच्छा खासा टीम मुजफ्फर बेग के आसपास होगा, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में गवर्नर साहब देख के आने वाले दिनों में जब आप पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डेक्लेरेशन देखते हैं तो आप कहीं इंडिविजुअल को पार्लियामेंट इलेक्शन में कहाँ पे देखते हैं, जहाँ सज्जाद लोन है, जहां पर बाकी लीडर है, वहां पर काफी पानी ऊपर से बह चुका था। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या ही अहमियत की तरफ मैं आपको साफ कह दूं, अपनी पार्टी बीजेपी में कोई इस तरह की नजदीकियां नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ साहब न सिर्फ अब खुलकर बात करेंगे कि पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डेक्लेरेशन उसूलों के ऐन मुताबिक चला या नहीं, और उनके जो रहनुमा उसूल और जवाबी थे वो बालाई ताक के। हालांकि महबूबा मुफ्ती के मुताबिक गुप्ता अलायंस सीट शेयरिंग का मामला नहीं, कि जम्मू कश्मीर के अमीन और जज्बात की तर्जुमानी कर सकता है। लेकिन मुजफ्फर बेग आज खुलकर बात करी, काफी जो कुछ हुआ आपको याद होगा कि 1-1.5 साल में जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा था कि अनिल गुप्ता साहब आगे थे, कि जब गुप्ता डेक्लेरेशन का पहला मीटिंग हुआ तो ड्राफ्ट जो है वो मुजफ्फर बेग ने तैयार किया। उसके बाद मुजफ्फर और गुप्ता सेक्रेटरीज के बीच फासले बहुत ज्यादा बढ़ गए और आहिस्ता जब मुफ्ती रिहा हुई तो उमर अब्दुल्ला फारूक उनके घर तक गए। लेकिन तजम्मुल आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा भी ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पहले हाँ फिर ना फिर हाँ के बीच अब इत्तेहाद का हिस्सा ऑफिशियली अनऑफिशियली कांग्रेस है। ये जब आप इत्तेहाद का हिस्सा है तो फिर आप पीछे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये इत्तेहाद के लिए तो हम है लेकिन सिर्फ डीडीसी चुनाव के लिए है। महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही है अपनी ट्वीट के अंदर इत्तेहाद का मकसद इंतखाबी फायदा नहीं है, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। तो कहां पर फिर कांग्रेस खड़ी है? एक वाजिब सवाल जो है आज कांग्रेस के सामने। देखिए बात यह है कि कांग्रेस का अपना मौक़िफ़ है। कांग्रेस डे 1 से जिन मुद्दों का मुखालफत करती है पार्लियामेंट के अंदर लेकर के 5 अगस्त से लेकर के, हमारा स्टैंड एक है। हम स्टेट की बहाली चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की जमीन और नौकरी जो कि बार बार वादा किया गया, उस पर हमारा मौक़िफ़ साफ है। बाकी गुप्कार अलायंस की जहाँ तक बात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड एक अलायंस ग्रुप कॉन्स्टिट्यूंट हैं उसके जो बने हैं वो रविंद्र जी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। रविंद्र जी बस एक चीज मैं इसकी वजाहत आपसे जानना चाहूंगा ताकि हमारे नाज़रीन को पूरी तरह से पता लगे कि कांग्रेस किस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम जी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहते हैं, हम नौकरियों की सेफ्टी चाहते हैं, जमीनों के हकूक चाहते हैं, यही लड़ाई है कांग्रेस की। बिल्कुल। तो अगर इसको और आप इलैबोरेट करके देखें तो ये सब चीजें मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा के ट्वीट के साथ देखता हूं, यहां तो मेल ही कहीं नहीं है। वो तो 5-4 अगस्त की पोजीशन को रेस्टोर करने वाली बात है, 370, 35A, 35A को रेस्टोर करना इन टोटो उसके हक में है। तो लद्दाख के अंदर फिर आपकी पोजीशन तो ऑकवर्ड हो जाएगी।
देखिए, बात यह है कि यही बातें जो हमारा हाई पावर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप है, हेडेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जम्मू कश्मीर की पॉलिसी प्लानिंग को देखते हैं, वो रिव्यू करेंगे। क्योंकि 5 अगस्त से पहले हम गुफ्तार में हमारे नुमाइंदे गए, हमने स्टेटस को बाहर रखने के लिए कहा कि कोई छेड़खानी मत कीजिए, लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ करके, रियासत को तोड़फोड़ करके डिवाइड कर दिया, विभाजन कर दिया। अब लद्दाख एक यूटी बन गई है जो इसको वेलकम करती है, तो इसलिए स्टेटस को एंटी में कई परेशानी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। रविंद्र जी, एक चीज यहाँ तक कांग्रेस मानती है कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है और इसको थ्रेट भी डिस्कस करना चाहिए एज अ नेशनल क्लब के। हम इस तरह से अब्रप्टली नहीं हिस्सा बन सकते। हम जरूर उन चीजों के खिलाफ हैं जो 5 अगस्त को आर्बिट्रेरली, यूनिलैटरली, एकतरफा तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने किया है। हमने 370 सवाल मेरा था, क्या कांग्रेस ने मान लिया कि इट्स अ बर्निंग इशू और इस पर मंथन होना चाहिए कांग्रेस का? गौर साहब, ना मैं आपकी बात सुन पाता हूं ना आप मेरी सुन पाते हैं। जल्दी बात कीजिए, आप सवाल पूछिए, मैं आपका जवाब दूं। मेरा सवाल था कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के इस इशू को, जिस पर आप कह रहे हैं कि ये चीजें जो है इन पर डिस्कशन होना चाहिए, क्या मानती है कि ये बर्निंग इशू है और विद इन द पार्टी इस पर फाइनल डिसीजन एक होना चाहिए? होगा, जरूर होगा। हमारे लिए हमेशा टॉप प्रायोरिटी रही जम्मू कश्मीर, ताज है देश का। हमने 70 साल 370 दिया इस देश ने, इस पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू से 370 के। मैं पीछे ज्यादा नहीं जाऊंगा रविंदर जी। पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप की आप लगातार बात कर रहे हैं। 5 अगस्त के बाद कितनी बार पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप की मीटिंग हुई और पिछले 2 महीने में जब से डीडीसी चुनाव का बिगुल बजा है, कितनी बार पॉलिसी प्लानिंग की मीटिंग हुई है कांग्रेस की? नहीं, कोई पॉलिसी प्लानिंग की मीटिंग नहीं हुई है। डीडीसी चुनाव पे हमने एक रिव्यू किया, क्योंकि पहले तो लोग बंद थे, यहाँ आ नहीं सके। जम्मू कश्मीर सब नेताओं से बात करनी है और उसके बाद कोरोना आ गया, लेकिन यहाँ अंबिका सोनी जी आए, साहब आए, हमने थोड़ी सी चर्चा की और हमने एक मौक़िफ़ लोगों के सामने रखा कि पहले तो स्टेट को रिस्टोर किया जाए, स्टेटहुड, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड। इसका मायना बड़ा बड़ा है और उसमें 370 की बातें, ये सारी बातें उस पर चर्चा होगी और हैं, लेकिन कुछ चीजें बदल गई। उसके ऊपर क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में अभी चर्चा होगी। इसलिए गुफ्तार का फार्मल अलायंस बनने से पहले हमको चर्चा करनी पड़ी। कुछ मुद्दे कॉमन हैं। हमारा जो एमसी लेड ग्रुप है, उनके साथ बहुत से इश्यूज पे हमारी कम्युनिटी है। कुछ मुद्दों पे इतराजात भी हो सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स पे हमें इतराजात भी हो सकते हैं। हम देश के खिलाफ जंग नहीं लड़े, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी और प्लानिंग के खिलाफ हैं कई चीजों के। इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो देश के सेंटिमेंट्स के खिलाफ हो, देश की भावना के खिलाफ हो, उसे जम्मू कश्मीर का काज और मुद्दा खराब होता है। हम कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन इश्यूज के साथ है, जो कॉमन अप्रोच है, कॉमन इश्यूज उसके साथ है। फाइनल जो डिसीजन है कॉमन अप्रोच, रविंद्र जी, कॉमन अप्रोच यही है ना कि के अंदर एक आवाज कांग्रेस की है और करगिल के अंदर एक आवाज है और एक ही यूनियन टेरिटरी वो इस वक्त भी है। यही तो परेशानी है कांग्रेस की, एक स्टैंड पे नहीं है। कोई परेशानी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ हर खित्ते को, हर रीजन को अपनी बात रखने का अधिकार है और हम उस पर जो है डेमोक्रेटिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। हर 400 मीटर के बाद एक स्टेट बना दीजिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर रविंद्र शर्मा जी ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज ये जो ट्वीट हो रहे हैं जी, महबूबा मुफ्ती साहिबा की ट्वीट है, सज्जाद गनी लोन साहब का ट्वीट है, जहां तक मैं अंग्रेजी समझ पा रहा हूं साफ साफ ये दिख रहा है कि अलायंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और अलायंस के अंदर दरारें साफ नजर आ रही हैं। ट्वीट मुझे इस तरीके का दिख रहा है। अंदर आप तर्जुमान है पीडीपी के, बताइएगा क्या सब कुछ खैरियत है या आज 3 बजे एक और झटका लग सकता है पीडीपी को? साहब, जो ट्वीट है, जो आपको ट्वीट जो आपने पढ़ा और मैंने भी पढ़ा, और पार्टी लाइन गुफ्तार डिक्लेरेशन जो है, गुफ्तार अलायंस जो है, उसका एक बड़ा काज है, बड़ा मकसद है, तो वो आया है। ये जो इलेक्शन वाला जिसमें आपने देखा कि हमारी पार्टी ने कहीं भी रिजिडनेस किसी सीट के लिए या किसी एरिया के लिए या सीट शेयरिंग पे नहीं दिखाई, क्योंकि मकसद जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर है। ये मुद्दे हैं कि हमारे वर्कर्स या हमारे लोगों की तरफ से रखा गया था और जो अलायंस थी, अलायंस ने एक फैसला किया और हमें वो फैसला मानना पड़ा। तो क्योंकि हम इसके पार्ट हैं, ये नहीं हम कहेंगे कि हम अलायंस की बात नहीं मानेंगे, तो अलायंस की बात मानकर, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से एक मकसद नहीं है कि हम पहले कह हैं कि अलायंस
सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना है। इसका जो मकसद है वो वही है जो 4 अगस्त को जो फैसला किया गया। जनाब जो ये आपका गुपकार अलायंस है वो तो सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस बना है, और अभी जो लग रहा है वो तो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक ही महदूद होकर रह गया है। 8 दिन से जो आप मीटिंगें कर रहे हैं, इससे बाहर क्या कुछ कर रहे हैं आप? कभी महबूबा मुफ्ती साहिबा की रेजिडेंस पर, कभी नवाज शरीफ पर, कभी कहीं पर, तो कभी कहीं पर। आप तो 20 लोगों का इंतखाब नहीं कर पा रहे हैं डीडीसी चुनाव के लिए। तो उससे मकसद पूरा देखो, उससे पता चल रहा है ना कि हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है हमारे लिए कि हम उसमें। अरे कैसे आप कह रहे हैं? अगर नहीं है तो ये तो वन गो में होना चाहिए था ना कि चलिए जिसने लड़ना है लड़ जाइए, हम तो अपने बड़े मुद्दे पर लड़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 370 वाले मामले पर। आप भी तो सॉफ्ट स्टैंड भी ले रहे हैं, हार्ड स्टैंड भी ले रहे हैं, जैसे कांग्रेस कर रही है। अशफाक साहब, वैसा ही है। हमारी पार्टी की तरफ से कोई रिजिडनेस नहीं है, ना हम सीट शेयरिंग पे कोई लड़ाई कर रहे हैं, ना हम एरिया मांग रहे हैं। हमारे जो मकसद है और पार्टी का मकसद है और अलायंस का मकसद है वो बड़ा है, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से काफी ऊपर है। तो हम उसी में बिलीव करते हैं। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमारी पार्टी के लिए। अच्छा, अब जरा अपनी पार्टी पे आइए। ये बेग साहब का जाना, क्या उनकी अहलिया का चुनावी टिकट न मिलना है, या वाकतन बेग साहब इतने इरेलीवेंट हो गए पीडीपी के अंदर, अब उन्हें आइसोलेशन में जाना पड़ा और कह रहे हैं कि देखिए मेरे से मशवरा तो कोई होता नहीं, मैं रहूं क्यों पैटर्न? देखो, ये तो बड़ा एक वो पार्टी पैटर्न थे और महबूबा जी ने ऑलरेडी ट्वीट के जरिए उसमें जवाब दे दिया। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई वजाहत करने की जरूरत है। और आज शायद सुना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो सारी बातें खुद के सामने आएंगी। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ, हमारी पार्टी का मकसद सिर्फ इलेक्शन नहीं है। हमारी पार्टी का मकसद और महबूबा का अलायंस में आना, इसके लिए काम करना, उस मकसद। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मारूफ तजिया निगार सोहेल काजमी साहब भी ज्वाइन किए हुए हैं। काजमी साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी देर से आपको मैंने लाइन पर रखा था सिर्फ इसलिए ताकि आप सुन सके सभी लीडरों को और अपना तजिया जो है वो दे सके। अब आप बताइए, आज पिछले दिनों जब मैं बात कर रहा था आप कह रहे थे कि भैया अच्छा है कि एक आवाज उभर रही है, जो लोग बंद थे वो अपनी स्पेस को बनाने की कोशिश में है, पॉलिटिकल स्पेस को ढूंढ रहे हैं। अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आपका तबसरा, आपका तज्जिया और आपकी पेशन गोई। देखिए ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ऊपर टीडीपी सोचती है। ऊपर और नीचे क्या सोचती है? एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस की बात नहीं करेगी, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो क्या करेगी? आप बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मकसद होता है? और दूसरी बात, जहां तक आप आज देख रहे हैं गुप्कार अलायंस की, सर्वाइवल की लड़ाई है। हम सर्वाइवल की लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, लीडर्स के लिए भी है, और आगे की जो दूरअंदेशी है उसकी लड़ाई है। उसके लिए गुप्कार अलायंस बना है। अब रही बेग साहब की बात, बेग साहब नो डाउट ही वाज अ पैटर्न ऑफ पीडीपी। उन्होंने ड्राफ्ट बनाया पीडीपी की, जो शुरुआत है उनके हाथ से हुई। लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, he is a more bureaucratic politician than a real ground level politician, and he sometimes उनकी पूरी सियासत आप देखिए वो डिक्टोरल पॉलिटिक्स पे रही। ये होगा तो ये नहीं होगा, उससे अपने आप को तो फायदा मिला, लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं तबाह होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप क्लोजली देखें, अब रहा सीट शेयरिंग की बात, नेचुरली हर पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी है वो चाहता है मेरे भाई को मिले सीट, मेरी बीवी को मिले सीट। उसी चक्रों में आपस में जो है डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। तो सोहेल साहब, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे। जनवरी के महीने में इसी साल 2020 जम्मू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुजफ्फर बेग साहब की तरफ से, जब आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तब से लेकर तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हाथ में थामी और कहा कि हमारा रास्ता जो है वो इसी के जरिए है और हमने आगे क्या करना है वो यहाँ से तय होता है। आज करीब 1 साल जब मुकम्मल होने जा रहा है और अब इस तरह के मामलात या सीट शेयरिंग के इश्यूज सामने आए हैं, क्या महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद भी क्या लग रहा है कि पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां न सिर्फ मुजफ्फर बेग बल्कि कई और बड़े चेहरे भी आज पार्टी से अलहदा हो सकते हैं, जिसकी भरपाई पार्टी को आज करनी पड़ सकती है? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। देखिए, कुछ सियासतदान जम्मू कश्मीर में हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जो पावर सेंट्रिक हैं,
वो बिना पावर के नहीं रह सकते। जी। और उसमें उसमें ये भी नहीं है कि न्यू फेसेस आ जाएं, न्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज में नए चेहरे आ जाएं। तो ऐसी कोई बात अभी भी सीरियसनेस जो है अभी भी स्टेट के फैब्रिक को देखने के लिए, स्टेटहुड को वापस लेने के लिए, अपने फैब्रिक को बचाने के लिए वैसी चीजें अभी भी सामने नहीं आ रही। सिर्फ पावर कॉरिडोर्स में कैसे रहना है आपको, वो आपने देखना है। पार्टी की मजबूती के लिए बड़े कम लोग होते हैं जो काम करते हैं। यानी पूरा गेम जो है वो पावर कॉरिडोर तक आने के लिए इस तरीके का तज्जिया जो है वो लगातार चल रहा है। और जो बातें की जा रही है कि देखिए हम पावर के लिए नहीं है, हम तो लोगों के लिए, शायद वो अभी कहीं फिट बैठता हुआ वो स्लोगन नजर नहीं आ रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। और अगर आपने दिल्ली आना है तो क्या एहतियात बरतना है वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।